बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की ने इसराइल को धूल चिटा दी है। गाजा, फलस्तीन और शाम और लबनान में पहली मर्तबा तुर्क फौजें आ चुकी हैं। लबनान पर इसराइली बमबारी सामने आई है। यमन बिफर चुका है। अगर लबनान पर हमले बंद न हुए तो इसराइल पर यमन से हमले जारी रहेंगे। शाम में इसराइली कब्जे की कोशिशें तेज हो रही हैं। शाम की तकसीम के हवाले से बहुत बड़ी ग्रेटर गेम भी चल रही है। फैसला कुन जंग शाम के मसले पर तुर्की और इसराइल के दरमियान और अरब मुल्कों के दरमियान हो सकती है। गाजा जंग के खात्मे पर शाम और दीगर अरब मुल्कों में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन चल रही हैं, लेकिन इसराइल तुर्की, मिस्र और कतर के किरदार से लरजा हुआ है। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलें, और इस वीडियो को आगे नशर करें ताकि बहुत से लोग जो वीडियो देखना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आप उन तक ये मालूमात पहुंचा सकें। आगाज करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि गाजा और इसराइल की जंग तो बंद हो गई है, लेकिन इसराइल का मशरक़ वुस्ता का सुपर पावर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। ग्रेटर इसराइल का प्लान रुक गया है। इसराइल को एक्सपेंड करने के मंसूबे धरे रह गए हैं। आखिर ये हो क्या रहा है कि अचानक इसराइली मंसूबों को एक तरह से ब्रेक लग गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इतना प्रेशराइज किया कि नेतन्याहू मजबूरन तमाम मंसूबों से यकदम पीछे हट गए, और ट्रंप की वजह से ट्रंप ने कतर के बादशाह को और तुर्क सदर उर्दगान को एक तरह से इसराइल के मुखालिफ ताकत और सपोर्ट और मदद फराहम की है। इस पर इसराइली मीडिया चीखों पुकार कर रहा है। नाज़रीन क्या इसमें कोई शक नहीं है कि गजा की हालिया जंगबंदी में 3 मुल्कों का बड़ा किरदार है, जिसमें से 2 मुल्क बड़े अहम हैं, एक कतर और एक तुर्की। मिस्र का किरदार अपनी जगह पर है। मिस्र को 2 साल पहले कोई जानता तक नहीं था। मिस्र गजा की जंग की वजह से दुनिया की नजरों में आया। अगरचे मिस्र के पास बहुत सी ताकतवर फौज है, बहुत कुछ असलाहा है, लेकिन मिस्र माशी तौर पर $400 अरब कर्जों की दलदल में धंसा हुआ मुल्क है। लेकिन तुर्की और कतर काफी ताकतवर मुल्क हैं, और गजा की जंग को रुकवाने में इन दोनों मुल्कों का बड़ा किरदार है। हमास के रहनुमाओं से दर्जनों मीटिंग्स तुर्की की हुई हैं, और हमास के ऑफिशियल से भी तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और हुकूमत की अलग से मुलाकातें होती रही हैं। ये सब चीज़ें तारीख का हिस्सा है। लेकिन अब मामला यह है कि इसराइल को बड़ा गुस्सा है कि तुर्की अमेरिका को भी राम करने में कामयाब हो गया। उर्दगान ने आखिर ऐसा क्या दिया है ट्रंप को कि ट्रंप उर्दगान के गीत गाने लगा है। ये जरा मेरे सामने एक रिपोर्ट है, तफसीली मजमून है, ये जरा आप मुलाहिजा फरमाएं। ये मारिफ इसराइली अखबार है, अबरानी जबान का सबसे ज्यादा इसराइल में पढ़ा जाने वाला मीडिया नेटवर्क, जिसमें यह लिखा गया है कि द न्यू अलायंस द यूएस एंड तुर्की रीड्रॉ द मिडल ईस्ट, के एक नया इत्तेहाद बना है। अमेरिका और तुर्की मशरक़ वुस्ता को दोबारा तश्कील दे रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिकॉग्नाइज्ड तुर्की एज अ की रीजनल पावर इन द मिडल ईस्ट, अ मूव टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन विज़ ईरान एंड इजिप्ट। एट द सेम टाइम Ankara seek to upgrade its air force and establish a presence in Gaza and northern Syria while maintaining ties with Russia। ये रिपोर्ट का खुलासा है। ये खुलासा है, इसका मैं तर्जुमा आपको बताता हूँ कि अमेरिका ने तुर्की के साथ एक नया इत्तेहाद बनाया है, और ये नया इत्तेहाद तुर्की को मशरक़ वुस्ता का ईरान और इजिप्ट के मुकाबले में ज़्यादा ताकत फराहम करता है। और अंकरा अमेरिका से, वाशिंगटन से अपनी फ़िज़ाई क़ुव्वत को ताकतवर बनाने में मदद ले रहा है, और तुर्की अपनी फ़ौजें गजा और शाम में भी ला रहा है। और इस दौरान रशिया के साथ भी तुर्की ने बड़े बैलेंस ताल्लुकात रखे हुए हैं। इस रिपोर्ट का खुलासा मैं आपको बताऊंगा कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है इसराइली अखबार ने कि तुर्की की इतनी डिप्लोमेटिक चालाकी है कि एक तरफ रूस से ताल्लुकात रखता है कि रूस की तेल और गैस की पाइपलाइनें तुर्की की सरजमीन से गुजरें। तुर्की ने रशिया की मदद से आगकोयो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाया। तुर्की ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी लिया। अब यही तुर्की अमेरिका से F-35 जहाज और F-16 जहाज़ों के अपग्रेडेड जो वर्जन है वो ले रहा है,
और अपनी फिजाइया को ताकतवर बना रहा है। तुर्की ने अभी रिसेंटली समंदर के अंदर एक ऐसा ड्रोन कैरियर बनाया है, यानी एक ऐसा बाहरी बेड़ा बनाया है जिसके ऊपर ड्रोन लदे होते हैं और वो समंदर से उड़कर परवाजें करते हैं। दुनिया का 3 बड़े मुल्क हैं जो ताकतवर ड्रोन बनाते हैं, चीन, अमेरिका और तुर्की। तुर्की का उसमें तीसरा नंबर है। तुर्की बहुत ताकतवर हो चुका है फिजाई कुव्वत में, ये इस अखबार में लिखा गया है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि तुर्की अमेरिका को राजी कर चुका है कि शाम के मसले में तुर्की की फौजें शाम में जहां चाहें आएं, तो अमेरिका इस बात को सपोर्ट कर रहा है। अगरचे शाम के मसले पर कुर्द अलहदगी पसंदों के साथ तुर्की के इख्तलाफात हैं और अभी तक कस्द और YPG नामी जो अमरीकी बैक्ड ग्रुप है, यानी जो कुर्द अलहदगी पसंदों का ग्रुप है, वो अभी तक शामी जुलानी हुकूमत के अंदर जम नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद तुर्की एक बैलेंस पोजीशन पर है और अमरीका तुर्की को मशरक़ वस्ता का एक सुपर पावर मानता है। यही वजह है कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने तुर्की को मज़ीद हथियार देने का ऐलान किया और तुर्की की फ़ौजें इसराइल के इख्तिलाफ के बावजूद गज़ा और फ़लस्तीन के बॉर्डर्स में और गज़ा के अंदर टास्क फोर्स मिशन के नाम पर आएंगी और गज़ा में जो खरबों डॉलर का रीबिल्डिंग का प्रोसेस है उसमें तुर्की का मेन किरदार होगा। यहां तक कि इजिप्ट से भी ज़्यादा ताकतवर किरदार, मिस्र के हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर किरदार गज़ा के अंदर तुर्की का होगा। ये इस अखबार की रिपोर्ट में लिखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू हैरान और परेशान है कि आखिर ट्रंप तुर्की के साथ इतने ताल्लुकात क्यों रखे हुए हैं। याद रहे तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने 2-3 स्टेटमेंट्स में यह बात कही है कि गज़ा जंगबंदी को तोड़ा अगर इसराइल ने और दोबारा जंग शुरू की तो भारी कीमत इसराइल को अदा करना पड़ेगी और तुर्की कुव्वत और ताकत के साथ दोबारा गज़ा पर हमला करने से इसराइल को रोकेगा। अब तुर्की की हुकूमत जो गज़ा के अंदर रोल प्ले कर रही है, इस पर इसराइल के अंदर बहुत गम और गुस्सा है। आप जानते हैं इसराइली वज़ीर दिफा जो इसराइल का साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहा है, उसने, इसराइल का उसका नाम है, उसने कहा था कि सद्दाम हुसैन जैसा सलूक होगा उर्दगान का। और बिन गफीर जो सिक्योरिटी कौंसल है, जो इसराइल का कौमी सलामती का वजीर है, उसने भी कहा था कि उर्दगान दहशतगर्दों का सपोर्टर है। और नेतन्याहू तो कई मरतबा उर्दगान को बुरा भला कहता रहा है और नेतन्याहू को उर्दगान हेटर के मुशाबे करार देता रहा है। लेकिन हैरानकुन तौर पर ट्रंप उर्दगान की अजमत का एतराफ़ कर रहा है और तुर्की अपनी कुव्वत और ताकत के बलबूते पर शाम में, गज़ा और फ़लस्तीन में और इसी तरह से बाकी जगहों में फ़ौजें लगा रहा है। याद रहे मिस्र के साथ रिसेंटली फ़ौजी मुआहदे हुए हैं, कुवैत को और सल्तनत ओमान को, उर्दन को और सऊदी अरब जैसे मुल्कों को भी तुर्की ने असला बेचा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गज़ा और फ़लस्तीन का जो समुद्री इलाका है वहाँ भी तुर्की और मिस्र की फ़ौजें मुश्तरका तौर पर पेट्रोलिंग करेंगी। वहाँ समंदर के अंदर पाए जाने वाला जो गैस का वाफर मिकदार में ज़ख़ीरा है उसे भी तुर्की तलाश करेगा और उसका हिस्सा गज़ा को और गज़ा और फ़लस्तीन को भी दिया जाएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इसराइल के लिए परेशानी का बायस है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम कुछ मज़ीद खबरें आपके सामने रखेंगे। आज की एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। ये JNS ज्यूश के नाम से एक मीडिया नेटवर्क है, उसमें खबर छपी है या एक मजमून वीडियो की शक्ल में नशर हुआ है कि वाई तुर्की जस्ट बीकेम इजराइल्स मोस्ट डेंजरस एनिमी, या आखिर क्यों तुर्की इसराइल का सबसे बड़ा ख़तरनाक दुश्मन है। क्योंकि तुर्की से उस्मानी सल्तनत के दौर में फ़लस्तीन की ज़मीनें छीनी गई थी, बरतानिया ने कब्जा किया था और फिर इसराइल के नाम से मुल्क बनाया गया था। इसलिए इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि तुर्की बहुत बड़ा खतरा है इसराइल के लिए, क्योंकि तुर्की ये कहता है कि हम उस्मानी सल्तनत को जिंदा करेंगे और फ़लस्तीन की ज़मीनों में दोबारा कंट्रोल हासिल करेंगे और ये सब चीज़ें इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं है। ये सबसे ताकतवर मीडिया नेटवर्क की रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं। इसके साथ साथ सुनिए क्या, शाम के अंदर इसराइली फ़ौज दरअंदाजी से बाज नहीं आ रही है। शाम के कुनैतरा इलाके में जो गांव देहात हैं वहां पर इसराइली फ़ौज की रोज़ाना दरअंदाजी होती है, जारियत होती है। इसराइली फ़ौजें शाम के अंदर मौजूद हैं, हमले भी करती हैं और दुरूज़ अलहदगी पसंद सुवेदा के लोगों को भी सपोर्ट करते हैं और कुर्द अलहदगी पसंदों को भी कहा जा रहा है कि वो हथियार ना डालें, इसराइल उनको सपोर्ट और मदद करेगा। और डेविड कॉरिडोर के नाम से शाम के अंदर इसराइल के ग्रेटर इसराइल के मंसूबे भी हैं। तो ये सब चीज़ें शाम की तकसीम के लिए एक फैसला कुन जंग के हालात पैदा कर रही हैं। अब तुर्की डिप्लोमेटिकली और अस्करी तौर पर बहुत प्रेशर डाले हुए है, यानी तुर्की जंग नहीं लड़ रहा है। याद रहे जंगें लड़ना मसले का हल नहीं होता है, जंगों से तबाही आती है। अगर आप सूरह नमल की तिलावत करें, कुरान मजीद की सूरह नमल, वहाँ पर जो मलका बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तो शनीद अल्लाह ताला ने बयान की है, वहाँ पर एक कुरान मजीद की आयत है जिसमें जिस मलका को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पहुँचाया गया था, वो जो मलका बादशाह थी यमन की, तो उस मलका ने कहा था क़ालत इन्नल मुलूका इदा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला वकज़ालिका यफ़अलून, कि वो जो मलका थी उन्होंने कहा
कि जब बादशाह किसी मुल्क या स्टेट या कौमों पर हमला करते हैं तो वहाँ सब कुछ तबाह हो जाता है। वहाँ जो ताकतवर बाइज़्ज़त लोग होते हैं वो भी एक तरह से खसारे में रहते हैं। ये मैं मुख्तसरन मफ़हूम कुरान मजीद की आयत का आपके सामने रखा है। यानी जंगें हमेशा तबाही लाती हैं। जंगें मसले का हल जंगें नहीं है। जब जंगें ज़रूरत हों तो जंगें करनी भी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुज़दिली और ग़ुलामी कबूल की जाए, लेकिन जंगें आखिरी ऑप्शन होती हैं। अगर आप चीन को देखें, चीन ने आज तक किसी से जंग नहीं लड़ी है और कितने मौके आए हैं कि दुनिया की सुपर ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी हुई लेकिन बराह रास्त जंग नहीं लड़ती हैं। आज तक अमेरिका और रूस आमने सामने आकर जंग नहीं लड़े हैं। पसे पर्दा बहुत कुछ करते हैं। तो तुर्की पसे पर्दा बहुत कुछ कर रहा है लेकिन बराह रास्त इसराइल से जंग नहीं लड़ रहा है। लेकिन शाम के मसले पर अगर हालात अच्छे ना हुए तो बहुत बड़ी जंग हो सकती है। यहाँ पर एक और बड़ी खबर है कि इसराइल ने लबनान पर रात गए शदीद बमबारी की है और दावा किया है कि हमने हिजबुल्लाह के असलहे के ज़खायर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है और हम ये हमले जारी रखेंगे। याद रहे, लबनानी हिजबुल्लाह ग्रुप ने इसराइल के साथ सीज़ फायर डील की थी 1 साल पहले। अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है और वक्फे वक्फे से इसराइल लबनान पर हमले जारी रखे हुए है और हिजबुल्लाह के लोगों को भी टारगेट करता है, वहां पर हमले बमबारी करके लबनानी लोगों को भी निशाना बनाता है। तो अब इस हवाले से यमन के हूसियों ने एक धमकी लगाई है जो मेरे सामने इसराइली अखबार वाई नेट के अंदर मौजूद है, रिपोर्ट की शक्ल में मौजूद है कि हूसियों ने कहा है कि अगर लबनान पर हमले इसराइल ने बंद ना किए तो फिर हूसियों के हमले इसराइल के ऊपर जारी रहेंगे और गज़ा में भी अगर इसराइल ने दोबारा हमले शुरू किए या गज़ा के साथ कोई बुरा सलूक किया, जंग की डील को ख़त्म किया, तोड़ा, तब भी हूसी हमला करेंगे। याद रहे, यमन के हूसियों ने 2 सालों में इसराइल की नाक में दम किए हैं। इसराइल ने यमन में बहुत शदीद हमले किए, यमन के हूसियों के वज़ीर आज़म और बाकी लोगों को भी मारा और अमेरिका ने भी जंग की थी, बाद में डील की थी। लेकिन यमन की वजह से इसराइल को समंदरी हदूद से मसलन उनकी इलात पोर्ट के बंदरगाह बंद होने से, जहाज़ों की बंदिश से बहुत नुकसान हुआ। जो मिस्र है उसको नहर सुइज़ में यमन के हूसियों के हमलों की वजह से $15 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अब एक मरतबा फिर उन्होंने धमकियां लगाई हैं। इसके साथ साथ आज की एक और बड़ी खबर है कि शामी वजीर खारजा असद हसन शहबानी ने दौरा किया है लबनान का। लबनानी हुकूमत के ऑफिशियल से उनकी मुलाकातें हुई हैं, तस्वीरें और मुख्तलिफ तरह की फुटेजेस सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान और शाम में नए ताल्लुकाती दौर का आगाज़ हो रहा है। माजी में शाम और लबनान के दरमियान ताल्लुकात इतने अच्छा नहीं थे क्योंकि शामी अवाम बशार अल असद के मजालिम की वजह से, जो हिजबुल्लाह ने उनकी सपोर्ट की थी उसकी वजह से लबनान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते थे। लेकिन अब माजी के इख्तिलाफात को भुलाकर ये दोनों मुल्क एक होने जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी खुशाइंद बात है। ये अब तक की ताज़ा अपडेट्स थी, मालूमात थी जो अब तक पहुंचाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।